अस्सलाम वालेकुम। प्री बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना क्राइसिस के दौरान बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली में बजट पेश करने से पहले विफाकी काबीना का एक खुसूसी इजलास होगा और फिर विफाकी काबीना से बजट की मंजूरी ली जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से गैर मामूली हालात हैं, इसके सबब इस बार बजट इजलास भी जो है ये रिवायत से हट कर होगा और इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन की दो बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पा गया है, एक मुआहदा हुआ है। इस मुआहदे के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 86 अरकान इजलास में शरीक होंगे, जिनमें से हुकूमत के 46 और हिज़्ब इख्तलाफ से 40 अफराद ईवान में मौजूद होंगे। फाइनेंस बिल की ग्रांट और हतमी मंजूरी के मुतालिबात पर ही वोट डाले जाएंगे, जो कि कानूनी ज़रूरत है। इसके अलावा 30 जून तक बजट की मंजूरी तक कोरम की निशानदही नहीं की जाएगी, जबकि अपोजिशन के अरकीन जो हैं वो तहरीक भी पेश करेंगे, लेकिन इन पर रायदही नहीं होगी और वो इससे दस्तबरदार हो जाएंगे। इस मुआहदे पर अमल दरामद हुआ तो यकीनी तौर पर ना तो बजट के अवामिल पर ज़्यादा बहस इस बार हो पाएगी और ना ही बजट में जो मौजूद नकाइस हैं वो अवाम के सामने इस बार आ पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि कोरोना के दौर में ये बजट होगा कैसा? ये अवाम के लिए मुश्किलात लेकर आएगा या फिर अवाम को रिलीफ मिलेगा? ये तो कल पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको हम ये बताएं कि आइंदा माली साल के वफाकी बजट का हुजम 7,600 अरब रुपए का होगा, जिसमें टैक्स आमदन का हदफ जो है 4,950 अरब रुपए रखा जाएगा। खसारे की मद में 3,400 अरब से ज़ायद रुपए, जबकि सूद और कर्जों की अदायगी के लिए 3,200 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना लगाया गया है, जबकि दिफा के लिए 1,400 अरब तक जो है ना वो खर्च हो सकते हैं। जबकि IMF ने यह जोर दिया है कि तमाम शोबों पर सेल्स टैक्स की छूट को ख़त्म किया जाए। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में इजाफा करने का भी इम्कान है। ये तो आइंदा साल के लिए हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले अंदाजे हैं। जबकि माली साल 2019 और 20 से मुतालिक इकनॉमिक सर्वे आज मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने पेश किया, जिसमें सारी पुरानी कहानी दोहराई गई कि जो हुकूमत को बहरान है, ये मुआशी बहरान विरसे में मिला है, हमारे अखराजात आमदनी से काफ़ी ज़्यादा हैं, बरामदात में इजाफा सिफर था, जबकि डॉलर को सस्ता रखने की वजह से दरामदात दुगना हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर उन्होंने बताया कि ये गिर कर आधे रह गए हैं, हम बैरूनी महाज पर दिवालिये के करीब पहुँच चुके थे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये बातें हुकूमत की मुआशी टीम गुज़श्ता 2 साल से नाज़रीन हम जानते हैं कि यही बातें जो है ना वो हमें सुनाई जा रही हैं। नई बात यह है कि इस बार इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट में कोरोना का खुसूसी एक चैप्टर शामिल हो गया, जिसमें कहा गया है कि मुल्क की 56.6% आबादी समाजी और मुआशी लिहाज से गैर महफूज हो सकती है। ख़वातीन और बच्चों के सबसे ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से 2 करोड़ 73 लाख अफराद के जो रोज़गार हैं ये ख़तरे में पड़ जाएंगे। जुज़वी लॉकडाउन पर ज़रई और गैर ज़रई शोबे में 1 करोड़ 55 लाख अफराद के बेरोज़गार होने का खदशा है। मुकम्मल लॉकडाउन पर 1 करोड़ 91 लाख अफराद की बेरोज़गारी का खदशा है। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोरोना से पहले इक्तसादी तरक्की की शरह का तखमीना 3.3% था, जबकि कोरोना के बाद इक्तसादी तरक्की मनफी 0.4% रह गई। अब कोरोना वायरस से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मुस्तकबिल है वो भी ख़राब होने का खदशा है, उनके भी बेरोज़गार होने का खदशा है। कोरोना से तालीमी इदारों के 4 करोड़ 20 लाख तलबा और तालिबात जो है ये बराह रास्त मुतासर हुए हैं, जबकि स्कूल और कॉलेजेस की बंदिश से ख़वातीन के बेरोज़गार होने का भी खदशा है। अब आज के इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से FBR की टैक्स वसूलियों को भी धचका लगा है। कोरोना के बायस बजट खसारा 9.4% तक पहुँचने का खदशा है। कोरोना वायरस से जो मुल्की बरामदात है, एक्सपोर्ट्स जो हैं ये भी मुतासर हुई हैं। अब हुकूमत जारी माली साल में खातिर खा अहदाफ जो थे, टारगेट्स, ये पूरे करने में पूरे तरीके से नाकाम रही है। सवाल ये है कि क्या सारी मुआशी नाकामियाँ जो हैं ये कोरोना के खाते में डालना, पिछली हुकूमतों के खाते में डालना, क्या ये सब दुरुस्त है? इस पर आज हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे साथ हैं।
माहिर मौशत डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स सराज कासिम तेली साहब मेरे साथ हैं और सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख इरफान इकबाल साहब मेरे साथ हैं और कुछ ही देर में हमें साबिक एडवाइज़र वर्ल्ड बैंक डॉक्टर आबिद हसन भी ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। डॉक्टर फ़ारूक साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। डॉक्टर साहब, इस सर्वे में आज जो इकनॉमिक सर्वे 2019 और 20 की जो एक पिक्चर खींची गई, जिससे तासुर ये मिला कि कोरोना से पहले के हालात बड़े अच्छे थे, यहाँ दूध और शहद की नहरें बहती थीं, सब कुछ जो ख़राब है ये कोरोना ने किया है, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर भी गिर गए। बात यह है कि कोरोना से पहले के हालात भी, डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं, कोई आइडियल हालात नहीं थे। ये हुकूमत IMF में भी गई, डिस्काउंट रेट जिस तरीके से बढ़ा, फिर उसके नतीजे में फिर जो महंगाई हुई ये भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके अलावा करेंसी को जिस तरीके से डिवैल्यू किया गया, फिर जो कर्जे बढ़े ये भी हम सबके सामने है। तो क्या पिछली हुकूमतों पर डालना और ये कोरोना पर डालना, क्या ये सब दुरुस्त है? इस हुकूमत की कारकर्दगी क्या बहुत अच्छी थी? देखिए, मज़े की बात ये है कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें 270 दफ़ा कोरोना या कोविड का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है। आप अंदाजा कीजिए 270 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। और हकीकत ये है कि माली साल जो है उसमें कोरोना का जो दखल है वो 3 महीने का है। तो 9 महीने जो है माली साल के, उसमें कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कोरोना तो हमारे यहाँ पहला पेशेंट जो है वो फरवरी की 26 तारीख को और मार्च में जाके फिर पहली मौत जो रिकॉर्ड पे आई वो मार्च के महीने में थी। तो 3 महीने तो कोरोना का असर जरूर है, लेकिन उससे पहले ही आप 2-4 चीजें देख लीजिए जो कि अब इकोनॉमिक सर्वे खुद से कह रहा है। वो तैयारी आपकी कर रहा है कोरोना से, आपको बताता है कि कोरोना 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 और 270 दफा उसका जिक्र होता है, लेकिन फिर असलियत आ रहा है। असलियत वो ये बताता है कि हमने जो बजटरी खसारा है वो हमने तखमीना लगाया था 7.5% का, लेकिन वो तो कहीं 9.5% पे चला गया। अब ये 2% डिफरेंस बनता है, इसका असर क्या है? इसका मतलब ये बनता है कि तकरीबन 800 अरब से 1000 अरब की हुकूमत से कहीं ना कहीं गलती हो गई। फिर GDP के हवाले से जो हमारी मजमूई पैदावार है वो ये बताता है कि 2 साल पहले 5.5% थी, फिर वो 3 कुछ पे पहुंच गई और इस साल वो माइनस में, मनफी में चली गई। अब ये मनफी वाला मामला जो है ये पाकिस्तान में पिछले 68 ईयर्स में नहीं देखा गया। तो 68 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, 68 इयर्स का रिकॉर्ड टूटा है। हमने कभी आज तक मजमूई पैदावार हमारी मनफी पे नहीं गई, जो कि आपको इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि वो चली गई। अब आम आदमी के हवाले से इन सारे नंबर्स का क्या खेल बनता है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर GDP आपकी 2%, अगर GDP आपकी 5% से ग्रो कर रही थी और अब वो मनफी पे चली गई, तो आप अंदाजा कीजिए तकरीबन 2 करोड़ और 2.5 करोड़ पाकिस्तानियों के दरमियान में इसका मतलब है कि उनकी बेरोजगारी होने चली है। और अगर इन्फ्लेशन का रेट जो अब खुद ही इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि कुछ साल पहले 4% पे था और फिर हमने 14% की पीक देखी पिछले 2 सालों के दौरान। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराए गुर्बत से गिर जाएंगे ये महंगाई की वजह से। तो इसका जो इम्पैक्ट है अवाम के ऊपर, नंबर्स को आप छोड़ दें, वो तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बैठ के नंबर छानते रहेंगे और आपस में बहस करते रहेंगे, लेकिन अवाम के ऊपर 2 इम्पैक्ट और अवामी इशारे जो हैं वो सिर्फ 2 हैं, और वो है बेरोजगारी और महंगाई। तीसरी चीज जो है वो आम आदमी नहीं समझता। और इन दोनों चीजों के हवाले से जो हाल पाकिस्तान की मईशत का हुआ है, ये पहले शायद 70 साल की माशी तारीख में नहीं हुआ। बिल्कुल सही। आबिद सुलैरी साहब, आपकी क्या फाइंडिंग्स है? अगर मैं आपसे पूछूं, जो आज इकोनॉमिक सर्वे और जो पिक्चर खींची हफीज शेख साहब ने आज, लगता है कि 3 कोरोना के जो महीने थे ये पिछले 9 महीनों पे बिल्कुल भारी पड़ गए। जी, कुछ हद तक मेरा ख्याल है कि जस्टिफाइबल है, चूँकि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त एक आलमी कसाद बाजारी का शिकार है और पाकिस्तान उस पर नहीं बच सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो उसमें 3-4 चीज़ें ऐसी थी जिसका कि अनड्यू क्रेडिट लेने की गालबन कोशिश की गई। मसलन ये कहा गया कि
जो टैक्सेस है, रिकॉर्ड टैक्सेस वो कलेक्ट किए, लेकिन उसमें अगर हम स्टेट बैंक का मुनाफा जो है वो निकाल दें, जो कि बहुत हाई मार्कअप की वजह से था, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो टैक्सेस जो थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो बड़ा हाई था। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं 130% बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा, तो वो यकीनी तौर पर उसके लिए हमें 1 साल पहले की देखना होगा कि उसकी बेस जो थी वो बहुत कम थी। तो ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इसमें इस बात से मुफिर नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो कोरोना से यकीनी तौर पर बहुत बुरे तरीके से हिट हुई है। तकरीबन $14 बिलियन जो है उसका पिछले 3 महीनों में इकॉनमी को हिट लगा है। और ऑन टॉप ऑफ इट जो मुझे इस वक्त इससे ज़्यादा फिक्र है वो लोकस की है, चूँकि जो नंबर्स को अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का शोबा है जिसमें कि आपको वाहद शोबा जिसमें थोड़ी सी मुस्बत पेशरफ्त नज़र आई, लेकिन 30 जून तक मेरा डर ये है कि लोकस के अटैक की वजह से शायद वहाँ पे भी जो रिवाइज नंबर्स आएंगे वो नंबर्स बहुत पॉजिटिव नहीं होंगे और ज़राअत भी हमारी मुतासर होगी। पिछले 2 महीने से लोकस जो है, अगर इसको इस सीज़न में हम मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर भी लेते हैं तो तब भी 250 अरब रुपए का नुकसान जो है वो हमारी फसलों और बागात को ये कर जाएगा। अगर खुदा न खास्ता ये कंट्रोल नहीं होता तो 1 ट्रिलियन रुपए तक का सिर्फ इस साल का नुकसान है। तो ये लोकस का जो अटैक है, ये शायद कोरोना वाले अटैक के साथ साथ हमारी इकॉनमी के लिए एक मज़ीद बड़ा चैलेंज बन जाएगा एग्रीकल्चर के शोबे में, जहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी नज़र आ रही थी देखने की। शेख इरफान साहब, कोई एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार कि हुकूमत जो है वो रिलीफ दे? कहा जा रहा है कि नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, ज़्यादा आम आदमी पर बोझ नहीं डाला जाएगा, रिलीफ देने की बातें तो हो रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस बार भी वही अल्फाजों का गोरख धंधा, हिंसों का, अल्फाजों का हेर फेर होगा और आवाम के लिए कुछ नहीं होगा इस बजट में? देखिए जी, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बता दी पहले मुझसे, जो पहले मुकर्रीन है, और जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि अगर इस गैर मामूली सूरत हाल में अगर गैर मामूली फैसले ना किए गए तो मामला और मुश्किल की तरफ चले जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली ले रही है और मुझे लगता है कि बिजनेस में रिलीफ भी मिलेगा, टैक्स में रिलीफ भी मिलेगा और चीज़ों को बेहतर तरीके पे किया जाएगा। और जो दूसरी बात जो ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमारा इंटरेस्ट जो रेट है वो तकरीबन 13.25 से 8% पे है। लेकिन जब आप पूरे इस रीजन का देखें, जब आप इसको पूरे रीजन को देखें तो मलेशिया 2% पे है और चाइना 3.85% पे है, इंडिया 4% पे है और श्रीलंका 5.5% पे है, बांग्लादेश 6% पे है। हम अभी भी इनसे बहुत ज़्यादा है। हमें थोड़ा इसमें इंटरेस्ट रेट और कम करना पड़ेगा ताकि इसका बिजनेस को फ़ायदा हो सके। प्लस हमारी इंडस्ट्री आपको पता है -5.6 पे गई है और इस पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर आया है। तो हमें इसके लिए रिलीफ देना पड़ेगा, हमें पैकेजेस देने पड़ेंगे ताकि लोगों का काम चल सके, क्योंकि कोरोना के बाद जो अब सबसे बड़ा मसला है ना लोगों के पास है वो कैश फ्लो का। कैश फ्लो की बहुत कमी है, लिक्विडिटी की बड़ी कमी है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए नए पूरे प्लान लेके आने पड़ेंगे, पैकेजेस लेके आने पड़ेंगे ताकि लोग अपना बिजनेस आगे चला सकें। और इसमें मैं एक और बात आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हमें इस वक्त जितनी भी IMF की कंडीशनलिटीज हैं उसको थोड़ा सा एक साइड में रख देना चाहिए। जो हमारे साथ हालात है, आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में ब्लैक ग्रे हमारा उसमें उसका मतलब है कि उसका हमेशा से असर रहा है। तो जैसे FATF ने जैसे कहा, लेकिन इस बार जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर दिया है कि रिलीफ दिया उसके ऊपर कि आपके सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को बजट में कल इस चीज को भी अनाउंस करना चाहिए कि बाकी सेक्टर्स में भी इसी तरह रिलीफ दिया जाए ताकि इस इकोनॉमी में मनी पोरिन हो। जब तक मनी पोरिन नहीं होगी ये इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ और जो मामलात हैं वो इससे जुड़े हैं। FATF का मामला है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी है। अगर इसी तरह की आप इंसेंटिव्स लेकर आते रहेंगे, जो बैरूनी दुनिया का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त हम नहीं कर सकेंगे। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं, लेकिन देखिए गैर मामूली सूरत हाल है। गैर मामूली सूरत हाल में हमें कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि चीजें चलें, जिससे आपका व्हील जो है ना वो मूव करे।
अगर हम उस पर पाबंदियां लगाते रहेंगे और ये कोविड का हम करते तो अभी अब -0.4 पे है, तो मेरा ख्याल में जैसे IMF कहता है कि खुदा ना खास्ता अगर इस तरह से चलता रहा तो ये -1.5 पे भी जा सकता है, 2.2 तक जा सकता है माइनस। तो अगर हम वहां पे चलेंगे तो फिर रिवाइवल और मुश्किल हो जाएगा और हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस चीज को पूरी तरह सीरियसली ले रही है और चीजों को इंशाल्लाह बेहतर तौर पे आगे लेके आएगी। सही। सिराज कासिम तेली साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार बजट से कारोबारी तबके को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये सही है कि इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम्स है, बहुत ही ये कह सकते हैं फोर्स मेजोर टाइप की चीजें हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम्स में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फैसले होने चाहिए। हमारी एक हफ्ता पहले हफीज शेख साहब से जूम पे मीटिंग हुई है कराची चैम्बर की। अच्छा। और उसमें हमने यही कहा है कि देखें, इस वक्त हर साइज का बंदा फंसा हुआ है, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट फंसा हुआ है, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, SMEs हो, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो या छोटा ताजिर हो, दुकानदार हो, सो एवरीबडी सफरिंग। तो आप मेहरबानी करके जो भी रिलीफ देना चाहते हैं वो अक्रॉस द बोर्ड दे। और हमारी सजेशन ये थी कि 3-4 चीजें जैसे कि बात हो रही थी, एक टैक्सेस है, सेल टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स है, FED है, जो भी टैक्सेस है उसको हम तो कहते हैं ऑफ कर दो। अब अगर ये सारी चीजें, हम ये नहीं कह रहे कि परमानेंट कर दो, हम कह रहे हैं 1 साल के लिए आप ऐसे रिलीफ दो कि देखो ये साल है ना, ये सर्वाइवल का साल है। अगर आप सर्वाइवल करा सकते हो बिजनेसेस का और वो सर्वाइवल अगर होगा तो आगे आपको टैक्सेस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो इस वक्त आपको अपने रेवेन्यू को इतना मिनिमाइज करना चाहिए कि जो आपका बेयर मिनिमम काम चल सके। और आपको टैक्सेस में कम करना है, आपको यूटिलिटीज को कम करना है। आपने पेट्रोलियम में कम किया, बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो यही कह रहे हैं कि नए टैक्सेस नहीं लगे। टैक्सेस कम करेंगे, नए की बात नहीं हो रही। मेरी उससे जब बात हुई है शेख साहब से, नए टैक्सेस नहीं लगा रहे। मैंने यहाँ तक स्पेसिफिक पूछा कि देखो मसला नए टैक्सेस का नहीं है, मसला ये है कि आप रिलीफ कितना दोगे। अच्छा। आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स है या एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज है उसमें कम करना है। तो उन्होंने मुझसे ये जरूर वादा किया है कि दिस विल बी अ रिलीफ बजट नाउ। मैंने बोला आप ये ना कहें कि टैक्स फ्री बजट होगा, आपका रिलीफ बजट होगा। और मैंने ये सारी चीजें, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि परमानेंट, जैसे सेल टैक्स है हम तो कहते हैं आधा कर दो, मगर वो 2-4-5% जो भी कम करते हैं परमानेंट ना करे, 1 साल करे। मगर 1 साल में आप कोशिश करें अक्रॉस द बोर्ड सारे बिजनेसेस को सरवाइव करने का मौका मिले। कैश फ्लो क्रिएट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये बिजनेसेस चलेंगे तो आपको टैक्स देंगे। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल सी चीज है। हम बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं है, मगर हमारा तजुर्बा है 50 साल का। हम ये समझते हैं कि इस वक्त सर्वाइवल का मामला है। इस वक्त इस मुल्क के बिजनेसेस का, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके सर्वाइवल का मामला है। एंड द गवर्नमेंट हैज टू डू थिंग्स। और ये बहुत सी अच्छी चीजें भी की है, बहुत से मसले भी है। जैसे इंटरेस्ट रेट की बात हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आता ये रजा बाकिर साहब क्या चाहते हैं। ये किस्तों में कम करते हैं मैं, और ये कोरोना से पहले से मैं लड़ रहा हूं और काफी अरसे से लड़ते लड़ते थक गए। ये कोरोना ने मेहरबानी की कि रजा बाकिर को समझाया, मगर अभी भी वो पूरा समझा नहीं है। अल्लाह करे कि वो 4% पे ले आए। ये डिस्काउंट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट नहीं है। इसके बाद भी जब बैंक वाला आगे बोरोवर को देगा तो 2-3% अपना स्प्रेड लगाएगा। तो ये 4 पे होगा तो 6-7% में मिलेगा। तो ये मेरा मकसद, इट हैज टू बी अ रिलीफ बजट एंड इट हैज टू बी अ सर्वाइवल बजट। अगर सर्वाइव होगी इंडस्ट्री, अगर बिजनेस से सर्वाइव होंगे तो आपको आगे आपका मुल्क चलेगा, वरना मुल्क चौक हो जाएगा। सही। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, मेहमान मेरे साथ हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है साबिक एडवाइज़र वर्ल्ड बैंक आबिद हसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आबिद साहब ज्वाइन करने के लिए। आबिद साहब, आलमी बैंक ने चंद रोज़ पहले जो रिपोर्ट जारी की है माली साल 2019-20 की, जिसके दौरान ये कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत को ख़तरात का शिकार रहेगी
और अगले साल तक बहाली का इम्कान नहीं। ये सारी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए, उस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि खित्ते की जो दीगर मईशतें हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, माली साल 2019-20 में भी तरक्की करती है। उन्होंने कहा कि ये करती रहेंगी, आगे भी तरक्की होगी। हालांकि अगर देखा जाए कि ये जो वबा है इसने तो पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, तो फिर पाकिस्तान के लिए अंदाज़ा और पेशन गोइयां कि ये अगले साल भी बहाली का इम्कान नहीं है, ये अंदाजे, ये तखमीने किस हद तक दुरुस्त होते हैं वर्ल्ड बैंक के? देखें, एस्टिमेट्स जो है या फोरकास्ट जो है वो फोरकास्ट ही होती हैं, ये कोई एग्जैक्ट साइंस, मैथमेटिकल साइंस नहीं है। सही। अब जहाँ तक इंडिया बांग्लादेश का रहा, ये कोविड या कोरोना क्राइसिस से पहले उनकी जो मईशत है वो हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी। उनकी ग्रोथ पिछले 5, 8, 10 साल हमसे ऑलमोस्ट डबल रही। तो उनका जो कोरोना के बाद का जो है ग्रोथ पैटर्न हमसे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे स्ट्रॉन्गर है। तो इस लिहाज से थोड़ा डेफिनेटली हर मुल्क में फ़र्क होगा। सो गोइंग इनटू द क्राइसिस उनकी इकोनॉमीज हमसे, इंडिया और बांग्लादेश की हमसे स्ट्रॉन्गर थी। कमिंग आउट ऑफ द क्राइसिस भी फिर उनकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा जल्दी रिबाउंड करेगी। अब देखें ना, जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश तो IMF के पास नहीं गया। इंडिया और बांग्लादेश पूरे दुनिया में भीख नहीं मांग रहा कि जी हम इतने गरीब हैं। हमारा तो एक अजीब नैरेटिव है कि एक तरफ हम न्यूक्लियर पावर हैं, दूसरी तरफ हम अपने आप को सब सहारन अफ्रीका या अफगानिस्तान की तरह पेश करें कि जी हम बहुत गरीब हैं। ना इंडिया ने ये नैरेटिव अडॉप्ट किया है, ना बांग्लादेश ने, ना वो IMF के पास गए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट हमसे पिछले 10 साल में बहुत बेहतर रही है, इंडिपेंडेंट है, और हम इंडिपेंडेंट है। और हम तो एक अजीब एक नैरेटिव, मुझे तो बड़ी शर्म आती है एज ए सिटीजन कि एक तरफ हम एक न्यूक्लियर पावर्ड हैं, हम मिडिल इनकम कंट्री हैं, और हम पूरी दुनिया में ये फैला रहे हैं कि जी हम तो बहुत गरीब हैं, हमें भीख मांगने दें, हमें मदद करें। तो उस लिहाज से वो आई थिंक के हमारी, जब तक कि हम बोल्ड स्टेप्स नहीं लेंगे, ये जो हमारा एक विशी वॉशी है ना, उस वजह से हम जो है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पिकअप नहीं करेगी अगर हम इसी तरह मतलब रहे और विशी वॉशी और बोल्ड ना हुए। सही। आपका मतलब है IMF में जाए बगैर, दूसरे मुमालिक से कर्जे लिए बगैर हमारे गुजारे हो सकते हैं, और जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, बोल्ड स्टेप नहीं देंगे, हमारी मईशत ऐसे ही सुकड़ेगी और बाकी हमारे जो खित्ते के और दूसरे मुमालिक हैं हम उनसे हमेशा नीचे ही रहेंगे। शेख इरफान साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ और ये पूछूँ कि पिछले साल से जो एक एहतसाब का हमारे मुल्क में एक सिलसिला शुरू हुआ है, इसने कारोबार को किस हद तक मुतासिर किया है? देखिए जी, एहतसाब तो 2.5 साल से जब से गवर्नमेंट आई है एहतसाब का नारा लगा रही है। हाँ। मैं सच्ची बात है, हम चाहते हैं कि एहतसाब हो, एहतसाब करें। हाँ। बट सिर्फ एहतसाब पे न रहे, बाकी चीज़ों पे भी साथ लेके चलें, इकोनॉमी को भी साथ लेके चलें। मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अब ये नारा ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आपने एहतसाब करना है तो कुछ करके भी दिखाओ, अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया। हाँ। और अगर आपने रिजल्ट नहीं ओरिएंटेड नहीं करना एहतसाब, तो फिर एहतसाब का नारा खत्म कर देना चाहिए और फिर हमें दूसरी तरफ सिमत में चलना चाहिए, ताकि हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करके कुछ गैर, देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेने पड़ने हैं, हमें उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है। अगर हम IMF के उसी के रहे कि जी उस FATF ने ये कह दिया, हम ये नहीं कर सकते, हम उसमें नहीं जा सकते, तो फिर हम ऐसे ही रहेंगे, फिर हम लंगले लूले इसी तरह से हम चलते रहेंगे। हमें तो अपने बोल्ड डिसीजन, जैसे आबिद साहब ने कहा है, हमें लेने चाहिए और इसके ऊपर हमें अब अमल दरामद भी करना चाहिए। देखिए, हमने विद होल्डिंग टैक्स रखा है 4.5%। कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें कोई आप 1% कमा रहे हैं, किसी में आधा % कमा रहे हैं, बेशुमार ऐसे बिजनेस है, कहीं 2% है, तो आप लोगों को नेट में ला ही नहीं सकते। जहां 4.5% देना हो, आप कमा रहे हो 1%। तो ये हमें इनको नीचे लाना पड़ेगा। हमें हर सूरत 0 से 1% विद होल्डिंग टैक्स करना पड़ेगा। हुकूमत के पास रेवेन्यू का, अगर टैक्सेस से रेवेन्यू नहीं आएगा तो हुकूमत अपने खर्चे कैसे चलाएगी? अगर हुकूमत कम अज कम खर्चे रखे अपने, 1 साल के लिए अपने पेट पे भी पत्थर बांधे। इसलिए कि मेरी एक बात समझ ले कि लेट से
थोड़ी देर के लिए फर्ज कर ले कि ये सारे इकोनॉमिस्ट ये सब अच्छी बातें कर रहे हैं, टैक्सेस और लगा देंगे और सब खराब कर देंगे और बिजनेसेस वैसे ही बैंकरप्ट होने वाले हैं और बैंकरप्ट हो जाएंगे, तो ये कौन सी हुकूमत चलाएंगे, कहाँ से चलाएंगे? तो इसलिए एक कॉमन सेंस की पहले बात करें। मैं समझता हूँ कि ये थ्योरीज और इकोनॉमीज और ये सब अपनी जगह पे ठीक है, मगर पॉइंट ये है कि ये टाइम वो नहीं है। ये टाइम है आपको रास्ते करने, सारी डेप्ट सर्विसिंग को मौखर कराना है, आपको पैसे बचाने, अपने खर्चे बचाने, और किसी तरह भी टोटल बिजनेसेस अक्रॉस बिजनेसेस, मैं नहीं कह रहा कोई स्पेसिफिक कोई आप बेनिफिट दो, और आप मेक श्योर करो कि 6 महीने साल आपकी बिजनेसेस सर्वाइव करें। अगर वो सर्वाइव नहीं करेगी, किससे टैक्स लोगे आप, कहाँ से लोगे? जरा ये तो सोचो। हिसाब किताब मैं भी कर सकता हूँ कागज पे कि 3,900 अरब रुपए मेरा टारगेट है। हाँ। वो टारगेट पूरा होना भी नहीं है, ये रखा हुआ है अपने हिसाब के लिए। डॉक्टर साहब, ये सब प्रैक्टिकल है? डेट सर्विसिंग को मुअत्तल कर देना, डिस्काउंट रेट नीचे ले आना, सिर्फ सरवाइव करे बिजनेस, प्रैक्टिकल है? देखिए, बात ये है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ दिल्ली साहब से। ये हमारे लिए एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है और एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। मतलब बहुत से मुल्कों को है, हम इसमें कोई नहीं है। इसमें जो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो टैक्स का निज़ाम है इस वक्त, तो कोई टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए, जो है सो है। इस वक्त फोकस है कि आपने जो प्रोग्राम अनाउंस किया है डेली वेजेस, अभी तक कोई पैसा नहीं उनको गया। आपने प्रोग्राम अनाउंस किया वर्कर जो है फॉर्मल सेक्टर में, अभी तक उनको नहीं मिला। आपने प्रोग्राम अनाउंस किया स्मॉल बिजनेसेस को ग्रांट देनी है, लोन तो खैर दूर की बात है, कोई अक्लमंद बिजनेसमैन इस वक्त लोन नहीं लेगा, कुछ भी नहीं हुआ। आप वो करें। देखें, बात सुने, 3 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो ऊपर से नीचे तक, हर आर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनको तो तनख्वाहें मिल रही हैं। हाँ। वो हमारे टैक्सों से मिल रही है ना। पर जहां बात आई कि जी डेली वेजर्स को आपने अभी तक कोई पैसे नहीं दिए, आपने स्मॉल बिजनेसेस को, वो जी हमारे रूल अब चेंज हो रहे हैं, जी नैब पकड़ लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। इस वक्त 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिल्कुल टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, और जैसे सब कह रहे हैं टैक्स बढ़ के एनीथिंग, हमने अपनी बिजनेसेस को चलाना है, ये अगले साल बहुत क्रूशियल है। दूसरा, आप एक्सपेंडिचर कम करें। देखें, बात ये है कि मैं भी आप समझते हैं कि बड़ी वाइल्ड ये हाइपोथेसिस है। आज आप सारे लोगों को, गवर्नमेंट के लोगों को कहें जी घर बैठे हम आपको तनख्वाहें देंगे, ये मुल्क चलता रहेगा। बट आपकी को 1000 अरब की सेविंग होगी, गाड़ियां, बिजली, मतलब बंदे बैठे हुए हैं, लोगों बिजनेसेस को ब्लॉक कर रहे हैं, डिसीजंस नहीं ले रहे। वो अकाउंटेबिलिटी किधर गई? हाँ। अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तो गवर्नमेंट ने अभी तक की नहीं है, जो ये सही कहते हैं। सो कमिंग बैक, देखें, सबसे इम्पोर्टेंट जो है अगले 12 महीने में जितना हो सके, चाहे जहां से भी हो सके, रिलीफ वो बिजनेसेस को देना चाहिए, चाहे ये जो है 3 महीने से, और बिल्कुल सही है, ये तो क्राइसिस अगले 6-8 महीने चलेगा। ये मतलब हम आई डोंट नो किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि जी बस ये अभी वो बात चली जाएगी। सो वी हैव टू गेट द इकोनॉमी रिवाइविंग। इफ इट मीन्स कि डिस्काउंट रेट लोअर करें, भूल जाए IMF को। देखे ना, वो वाशिंगटन में बैठे ब्यूरोक्रेट, वो हमारा मुल्क चला रहे हैं। हम अपने मुल्क को खुद चलाना चाहिए ना, करेज होना चाहिए। जहां तक रहा डेट सर्विस का, देखें, बात यह है कि बल्क ऑफ हमारी डेट सर्विस हमारी डोमेस्टिक डेट है। कम कर दें उसको। अपने जो हमारे डोमेस्टिक डेट होल्ड करता है गवर्नमेंट का, उधर भी कहें जी हम अब आपको नहीं पे कर सकते। फॉरेनर का डेट सर्विस तो मुश्किल से 20% है हमारे बजट का, या 25% है। बट वी हैव टू टेक सम वेरी डिफिकल्ट हार्ड डिसीजन, और वो मुझे नजर नहीं आता। इसी पर मैं फारूक सलीम साहब का टेक लेना चाहती हूँ। फारूक सलीम साहब, जिस तरीके से हुकूमत को इस वक्त मशवरे मिल रहे हैं, आपके इस पर क्या टेक है? डेट सर्विसिंग जो है उसको मौखर कर दिया जाए, डिस्काउंट रेट बिल्कुल नीचे ले जाया जाए, सिर्फ फैसिलिटेट किया जाए कारोबार को, मईशत तभी चलेगी। मईशत नहीं चलेगी तो आप 4,900 अरब का जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का एक टारगेट है, वो भी आप कैसे अचीव करेंगे? आप एग्री करते हैं ये सब इतना प्रैक्टिकल है? भूल जाए IMF को, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, डेट सर्विसिंग की बात हो रही है। मैं पिछले साल के बजट के हवाले से आपके सामने फिगर रख दूं। जो 2,900 अरब की अमाउंट मुख्तस की गई थी कर्जाजात की वापसी के हवाले से, वो 88% अंदरूनी कर्जाजात थे और 12% बैरूनी कर्जाजात हैं।
तो बैरूनी कर्जाजात का बोझ पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 12% आता है। 88% कर्जाजात जो है वो हमारे मुल्क के अंदर है। ये ऐसे कहीं नहीं दुनिया में होता, दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता कि हमने जो सूद देना है, जो हुकूमत ने कर्जाजात लिए हैं, हम वो नहीं देंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत ओपनली एक बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दे, ऐसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होने चली, अगले 1 साल नहीं होने चली। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई बाहर से आके इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में नहीं करने लगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इसमें इस वक्त जो हमारे पास एक रास्ता बचा है और वो हुकूमती खसारे कम करने हैं। हमें हुकूमती अखराजात से कोई हमें इख्तलाफ नहीं। वजीर आजम साहब के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का खर्चा है, जरूर होना चाहिए। सदर साहब के घर का खर्चा हो रहा है, वो खर्चा होना चाहिए। वो 3 मिलियन हमारे पास जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें देनी है, वो जरूर दें। मैं इखराजात और खसारों में तफरीक कर लें। इखराजात तो होने हैं, लेकिन जो खसारे कर रही है, खसारों से मेरी मुराद ये है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज 197 रियासती इदारे हैं, उसमें PIA, उसमें पाकिस्तान रेलवे, उसमें पाकिस्तान स्टील, इनको हम 1000 अरब रुपया सालाना दे देते हैं। अब इस बजट में दोबारा यही देखेंगे, हमने 2000 अरब का नुकसान कर दिया है बिजली के सेक्टर में। देखिए, पाकिस्तान कतई तौर पे गरीब मुल्क नहीं है, ये आप तय कर लें। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान को गुर्बत में धकेल दिया गया है हमारी नाकाम माशी पॉलिसीज की बुनियाद पे। अब खुद सोचिए, जो मुल्क 1000 अरब रुपया अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में बांट देता है, डबो देता है, क्या वो गरीब मुल्क है? जो मुल्क 2000 अरब रुपया अपने और उन इदारों पर जो रेवेन्यू कमा के भी नहीं देते, जो ऑलरेडी खसारे में चल रहे हैं, तो गरीब मुल्क पाकिस्तान नहीं है, ये कहना हम बंद कर दें। इसको गरीब कर दिया गया है हमारी माशी पॉलिसीज के नतीजे में। मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे करंट अकाउंट खसारे को कम करने का हुकूमत जो क्रेडिट ले रही है, इसमें हुकूमत का क्या कमाल है। दूसरा, जो गर्दिशी कर्जा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे कैसे जान छुड़ाई जाए, ये कैसे काम हो, इस पर भी मैं बात करूंगी। मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ हैं। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कासिम तेली साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ, करंट अकाउंट खसारा जो हुकूमत क्रेडिट लेती है कि 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर तक हम ये जो डेफिसिट है इसको ले आए, कम कर दिया है। मुशीर खजाना ने आज भी कहा है कि हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा है कि पहले साल और खुसूसी तौर पर इस साल 73% कमी की गई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसमें हुकूमत का क्या क्रेडिट है, हुकूमत का क्या कमाल है? भाई, एक्सपोर्ट तो आपकी हुई नहीं है, कमी तो इसमें इसलिए आई कि आपकी इंपोर्ट नहीं हो रही थी। इंपोर्ट इसलिए नहीं हो रही थी आपकी पॉलिसीज की वजह से। तो हुकूमत इसमें क्या क्रेडिट ले रही है फिर? नहीं, इंपोर्ट पे इन्होंने ऐसा किया था कि जिसको बंद करना था वो तो बंद किया, जो नहीं बंद करना था इतनी ड्यूटीज बढ़ा दी और इतना कुछ बढ़ा दिया कि इन्होंने इकोनॉमी को चोक कर दिया। असल में उसूलन मैं उस वक्त भी कहता था रज़ाक दाऊद साहब को कि साहब आप ये कर तो सही रहे हो, मगर इसमें एक गलती है। आपको सिर्फ उन चीज़ों को जो लग्जरी आइटम्स है उनको बैंड कर दें, जैसे बड़ी गाड़ियाँ हैं वगैरह वगैरह, मगर ये जो आप अक्रॉस द बोर्ड हर चीज़ को रोक देते हो तो आप पूरी इकोनॉमी को चोक कर रहे हो और ये सही नहीं होगा एंड ऑफ द डे। मगर जाहिर है कि जब इस तरह करेंगे तो डेफिसिट कम होगा ट्रेड का। ट्रेड का डेफिसिट जब कम होगा तो उसका क्रेडिट ये ले रहे, मगर बात ये नहीं है। मगर ये अभी अगर कोरोना ना आता तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अभी चुकती भी नहीं। मगर खैर है, अब उन चीज़ों को छोड़े। मेरे हिसाब से इस वक्त फोकस होना चाहिए आगे, और हमें अपने को सर्वाइवल बजट चाहिए और रिलीफ बजट चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और बजट आता है तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के साथ बहुत बुरा होगा, और अल्लाह ना करे कि हमारा मुल्क सर्वाइव ना करे। इसलिए कि ये जो बातें हो रही है बहुत सारी इधर उधर, कभी कभी लगता है, और मुझे पूरी उम्मीद है हमने जो मीटिंगें की है उससे, और अल्लाह करे कि ये सर्वाइवल के लिए सोचे। उम्मीद तो हर साल आवाम को भी होती है कासिम तेली साहब, उम्मीदें तो हर साल आवाम भी लगाकर बैठती है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होंगी। खैर,
उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत कोशिश करना। लियाकत शाहवानी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब, पिछले हफ्ते हमें याद है आपको जब प्रोग्राम में लिया तो खबर की थी कि बजट से मुतालिक जो इजलास हो रहा था मनसूबा राब्ता कमेटी का, वज़ीर आला बलूचिस्तान उसे वॉकआउट कर गए थे और कहा, उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए, एतराज़ किया कि हमेशा बलूचिस्तान के साथ ज्यादती होती है। आज राब्ता हुआ है वज़ीर आला का वज़ीर आज़म साहब के साथ और कोई मुतालिबात जो थे, जो एतराज़ात थे, वो सब कुछ दूर हो गया बजट से मुतालिक, मुतालिबात मान लिए आप लोगों के? जी शाजिया, आज वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितने भी हमारे जो फेडरल PSDP में जो हमारा शेयर था, जिसमें ऑलमोस्ट 50% कट लगाया गया था, उसे वापस फेडरल PSDP का हिस्सा बनाया और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मजीद भी बलूचिस्तान को प्रायोरिटी दी जाएगी, जिस पर वज़ीर आला साहब ने भी उनका शुक्रिया अदा किया है। मैं भी हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से और बलूचिस्तान के आवाम की जानिब से प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले दफा भी एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण ये पैदा हुई कि 1990 से 2018 तक फेडरल PSDP में बलूचिस्तान का हिस्सा 8-8.5% से कभी नहीं बढ़ा, ओवरऑल फेडरल PSDP का जो एक पूरा शेयर है। लेकिन पिछले साल जो है ये 13.5% तक इसको बढ़ाया गया और 82 बिलियन रुपए बलूचिस्तान के लिए एलोकेट किए गए। पूरे बलूचिस्तान के अवाम जो है वो फूले न समाई इस खुशी से, बड़ी एक उम्मीद की फिजा कायम हो गई थी। लेकिन इस लास्ट वीक जो है 4 जून को APCC की मीटिंग में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बाइकाट किया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया जब बलूचिस्तान की स्कीमों पे कट लगा, तो उससे एक बड़ी मायूसी बलूचिस्तान में फैली थी और आपने भी नोट किया होगा, आपने भी उस पर शो किया। और जितने भी अवाम हैं बलूचिस्तान के अलावा भी मुल्क के जो अहले राय हैं, उन्होंने इसको महसूस किया, क्योंकि बलूचिस्तान जो है इस मुल्क का सबसे पसमानदा सूबा है और सबसे बावसाइल है, लेकिन मसाइल उसके सही। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आप लोगों की जो रिजर्वेशंस थी, आप लोगों के जो एतराज़ थे, मुतालिबात थे, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया और मुतालिबात को मान लिया गया, ये अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब मेरे साथ। फ़ारूक सलीम साहब, वक्त बिल्कुल थोड़ा सा है, एक अहम चीज़ मैं चाहती हूँ ये भी प्रोग्राम में हम ज़रूर डिस्कस करें, एक सर्कुलर डेट जो हमेशा हुकूमतों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। 2000 अरब तक का ये सर्कुलर डेट पहुंच गया है, हर महीने 20 अरब का इसमें इजाफा भी हो रहा है गर्दशी कर्जों में। बिजली आज भी महंगी है और बिजली महंगी इसलिए करते हैं कि ये कर्जे उतारे जा सकें। कर्जे भी बढ़ रहे हैं, बिजली भी महंगी है, कर्जे भी नहीं उतर रहे, ये क्या पॉलिसी है? इनसे कैसे जान छूट सकती है? देखिए, आज से 2 साल पहले, 22 महीने पहले, अगस्त 2018 में जब PTI की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त हमें बताया गया था कि गर्दिशी कर्जा जात जो हैं वो 1000 और 100 अरब है। अब ये 22 महीने के बाद ये रकम पहुंच गई है 2000 अरब, यानी कि पिछले 22-23 महीनों में तकरीबन 900 अरब रुपया इजाफा हुआ है। और इन 22 महीनों में हमें जो मिनिस्ट्री है वो मुसलसल एनर्जी वाली ये बताती रही कि बड़ी इस्लाहात आ रही हैं और बड़ी तेजी से जो हमारी चोरी है वो नीचे आ रही है, हम जो रकम वसूल करते हैं बिलों के खिलाफ वो बेहतर हो रही है। लेकिन उसका लुब्बे लुबाब तो आपके सामने है। अगर सर्कुलर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि कंडीशंस हैव गॉन वर्स और ज्यादा खराबी पैदा हो गई। यानी कि 22 महीनों में हमने 900 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा कर लिया है। एक बात शादिया और करना चाहता हूं कि अब जिस तरह हमें वसाइल सुकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो 18वीं अमेंडमेंट की जो कमजोरियां हैं, खास तौर पे उसकी जो माली कमजोरियां हैं, वो बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ रही हैं। अब इस बजट में हम मुख्तस कर रहे हैं 3200 अरब रुपया डेट सर्विसिंग के लिए, कर्जा जात की वापसी के लिए। अब वो कर्जा जात सिर्फ इस्लामाबाद ने तो नहीं लिए थे, वो तो चारों सूबों के खर्च किए गए थे। अब 1400 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं, मुख्तस कर रहे हैं डिफेंस के लिए। अब वो डिफेंस सिर्फ इस्लामाबाद का तो नहीं होगा, वो दिफा तो चारों सूबों का होगा। तो ये जो कमजोरी है 18वीं अमेंडमेंट की फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हवाले से, इसको दुरुस्त करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे साथ थे, डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, सिराज कासिम तेली साहब, साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख इरफान इकबाल साहब और साबिक एडवाइज़र वर्ल्ड बैंक आबिद हसन साहब भी मेरे साथ थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारी इस ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।